ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज तावड़ा के ऑनलाइन शैक्षणिक मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की क्लास को शुरू करते हैं। अपने भूगोल की इस सीरीज के अंतर्गत अपना जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी तो हमने सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अपन ने समझा था कि ज्वालामुखी क्या होता है। इसके बाद में पढ़ा था ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी का शाब्दिक अर्थ समझा। उसके बाद में ज्वालामुखीयता क्या होता है, एक ज्वालामुखी है, दूसरा क्या है ज्वालामुखीयता क्या है, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद में ज्वालामुखी क्रिया, एक वरश्रेष्ठ विद्वान है जिन्होंने ज्वालामुखी क्रिया को वल्केनिज्म कहा। उसके बाद में पढ़ा कि ज्वालामुखी क्रिया धरातल के आंतरिक भाग, धरातल के अंदर ऐसा कौन सा भाग है जहां से ज्वालामुखी क्रिया के दौरान तरल मैग्मा या लावा का उद्गार होता है, यानी उसको दुर्बलता मंडल या एस्टेनोस्फीयर बोलते हैं। उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद में पढ़ा था ज्वालामुखी से निःसृत पदार्थ, यानी ज्वालामुखी क्रिया होगी तो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान धरातल के आंतरिक भाग, यानी जिसको हम बोल सकते हैं दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल से धरातल के बाहरी भाग या जिसको बोल सकते हैं धरातलीय भाग, वहां पर आंतरिक भाग से बाहरी भाग पर ज्वालामुखी उद्गार या ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान कौन कौन से पदार्थ धरातलीय भाग पर आते हैं। तो ज्वालामुखी से निःसृत पदार्थ, उन पदार्थों के बारे में पढ़ा था। हम निःसृत पदार्थों के अंतर्गत अपन ने सबसे पहले पढ़ा था जलवाष्प व गैसें। सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है, जलवाष्प व गैसों की पाई जाती है। वो प्रतिशत होता है उनका 60 से लेके 90% तक। दूसरा पदार्थ पढ़ा था, उसके अंतर्गत था ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थों के अंतर्गत ज्वालामुखी बम, ज्वालामुखी ब्रेसिया, ज्वालामुखी लेपेली, ज्वालामुखी टप व एक पढ़ा था। इस प्रकार की हमें कुछ ठोस पदार्थों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में पढ़ा था कि तरल पदार्थ जिसमें आ सकता है मैग्मा या लावा। तो मैग्मा व लावा अम्लीय प्रकृति का हो सकता है या फिर क्षारीय प्रकृति का हो सकता है। उसमें सिलिका की मात्रा के आधार पर अपन ने इसके बारे में अध्ययन किया था। तो ज्वालामुखी से निःसृत पदार्थों के बारे में पढ़ लिया। आज का जो अपना अध्ययन का बिंदु रहेगा वह है ज्वालामुखी के अंग या संरचना। ज्वालामुखी के अंग या संरचना। ज्वालामुखी के अंग या इसको बोल सकते हैं संरचना। संरचना, अंग या संरचना का शाब्दिक अर्थ होता है कि ज्वालामुखी क्रिया धरातल के आंतरिक भाग से धरातल के बाहरी भाग पर किस किस प्रकार होती है। तो इसमें सहायक कौन कौन से अंग होते हैं या फिर किस प्रकार की स्ट्रक्चर या संरचना बनती है, उसके संबंध में अपन आज पढ़ेंगे। तो इसके संबंध में ज्वालामुखी अंग व संरचनाएं, इसके संबंध में कुछ शब्दावलियों का हम प्रयोग करेंगे। उन शब्दावलियों के अंतर्गत सबसे पहली शब्दावली होगी, उस शब्दावली का नाम रहेगा, सबसे पहले कुछ शब्दावली हैं उन शब्दावलियों को लिखूंगा, फिर एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा। तो शब्दावली है, शब्दावलियों में सबसे पहला होगा उसको बोलेंगे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पाइप या इसको बोल सकते हैं ज्वालामुखी नली। ज्वालामुखी पाइप या ज्वालामुखी नली। ज्वालामुखी पाइप या ज्वालामुखी नली का मतलब क्या होता है कि धरातल के आंतरिक भाग, धरातल का आंतरिक भाग जिसको हम बोलते हैं दुर्बलता मंडल या फिर क्या बोलते हैं एस्टेनोस्फीयर, वहां से लेके धरातल के बाहरी भाग, क्रस्ट के ऊपरी भाग तक मैग्मा धरातल के आंतरिक भाग से बाहरी भाग तक जिस पाइप के माध्यम से आता है उसको बोल सकते हैं ज्वालामुखी पाइप या ज्वालामुखी नली। दूसरी शब्दावली है ज्वालामुखी मुख। ज्वालामुखी मुख का शाब्दिक अर्थ होता है कि जैसे ज्वालामुखी से निर्मित एक संरचना या ज्वालामुखी जो पर्वत होता है उस पर्वत के एकदम बीचों बीच जो पाइप होती है उस पाइप के मुख से लावा, मैग्मा व अनेक प्रकार की गैसें धरातल के बाहरी भाग पर निकलती है, उसको बोलते हैं ज्वालामुखी मुख। यानी ज्वालामुखी पाइप है ना, ज्वालामुखी पाइप का ऊपरी भाग है उसको बोलेंगे ज्वालामुखी मुख। यानी जिसके अंदर क्या होता है,
जिससे धरातल के आंतरिक भाग या बोल सकते हैं कि दुर्बलता मंडल का जो मैग्मा है वह धरातल के बाहरी भाग पर आता है, उसको बोल सकते हैं ज्वालामुखी मुख। तीसरा है उसको बोल सकते हैं ज्वालामुखी क्रेटर। ज्वालामुखी क्रेटर, ज्वालामुखी क्रेटर का शाब्दिक अर्थ होता है कि ज्वालामुखी मुख। कौन सा भाग? ज्वालामुखी मुख वाला भाग, यानी जैसे ज्वालामुखी मुख वाला भाग है, उस ज्वालामुखी मुख वाले भाग से लावा का उद्गार बंद हो जाता है। तो लावा का उद्गार बंद हो जाने के बाद में अस्थायी पानी की एक झील बन जाती है। पानी की झील बन जाती है क्योंकि नीचे वाला भाग है उसमें लावा का, ये ज्वालामुखी पाइप या ज्वालामुखी मुख है उसमें लावा रहेगा, और लावा का उद्गार नीचे से प्रेशर कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा तो लावा वहीं पर रहेगा, और ऊपर जैसे वर्षा होगी तो वर्षा होने के बाद में वहां पर क्या हो जाएगी, एक झील नुमा अस्थायी झील बन जाएगी, उसको बोलेंगे ज्वालामुखी क्रेटर। चौथी शब्दावली उसको बोलेंगे ज्वालामुखी कोल्डेरा। कोल्डेरा, ज्वालामुखी कोल्डेरा, यानी ज्वालामुखी क्रेटर वाला भाग छोटा रहेगा और ज्वालामुखी क्रेटर में क्या होंगे, लगातार एक बार ज्वालामुखी उद्गार बंद हो गया उसके बाद में वापस ज्वालामुखी उद्गार होगा तो ज्वालामुखी क्रेटर वाला भाग लगातार क्या हो जाएगा, बड़ा होता जाएगा, उसको बोलेंगे ज्वालामुखी कोल्डेरा। यानी ज्वालामुखी क्रेटर वाला भाग छोटा है, यानी ये छोटी झील है, जबकि ज्वालामुखी कोल्डेरा वो क्या हो जाती है, बड़ी झील हो जाती है, उसको बोल सकते हैं ज्वालामुखी कोल्डेरा। इसके अंतर्गत हो सकता है कि ज्वालामुखी क्रेटर से जो झील बनी है उसमें क्या हो सकता है, दसाव हो सकता है, या फिर धरातल के आंतरिक भाग से वापस एक बार ज्वालामुखी उद्गार बंद हो गया उसके बाद में वापस उद्गार होगा तो दूसरे भाग से, यानी ज्वालामुखी पाइप वाला भाग है उसके किनारे वाले भाग से ज्वालामुखी वापस से विस्फोट या उद्गार होना शुरू हो जाएगा, तो उसका लगातार ज्वालामुखी क्रेटर का लगातार विस्तार होता जाएगा, उस विस्तार को हम बोलेंगे ज्वालामुखी कोल्डेरा। पांचवी शब्दावली उसको बोलेंगे ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी शंकु। और लास्ट शब्दावली होगी जिसके अंतर्गत ज्वालामुखी शंकु है, इस ज्वालामुखी शंकु का लगातार क्या होता होगा, विस्तार होता जाएगा। तो ज्वालामुखी शंकु का विस्तार होगा तो ज्वालामुखी शंकु एक छोटा रूप है और इसका रूप लगातार बढ़ता जाएगा तो उसको बोलेंगे ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी शंकु में क्या होता है कि धरातल के आंतरिक भाग से लावा की प्रकृति के आधार पर, यानी लावा में सिलिका की मात्रा अधिक है तो वो एकदम गाढ़ा होगा, और गाढ़े लावा से क्या होगा, शंकु का निर्माण हो जाएगा और शंकु का आकार लगातार बढ़ता जाएगा, तो उस विस्तृत रूप को हम बोलेंगे ज्वालामुखी पर्वत। तो इस प्रकार की शब्दावलियां ये है ज्वालामुखी के क्या है, ये अंग या ज्वालामुखी की संरचनाएं कौन कौन सी हो सकती है। इसके अंतर्गत पहली संरचना है उसको बोलेंगे ज्वालामुखी पाइप, यानी ज्वालामुखी पाइप का संबंध कहां से होता है, धरातल के आंतरिक भाग या पृथ्वी के भूगर्भ, पृथ्वी का भूगर्भ जिसको हम बोल सकते हैं दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल से लेके स्थल मंडल के बीच वाला भाग है जहां से मैग्मा धरातल के आंतरिक भाग से बाहरी भाग में आएगा, तो उसको बोलेंगे ज्वालामुखी पाइप या नली। यानी ज्वालामुखी उद्गार के लिए जो रास्ता होता है उसको बोलेंगे ज्वालामुखी पाइप या नली। दूसरा क्या है, ज्वालामुखी मुख, यानी धरातल के बाहरी भाग पर जहां पर ज्वालामुखी क्रिया के दौरान लावा धरातल के बाहरी भाग पर आएगा उसको बोलेंगे ज्वालामुखी मुख। तीसरी है ज्वालामुखी क्रेटर, ये एक झील बन जाएगी, लावा का लगातार उद्गार रहेगा और उद्गार बंद होने के बाद में ज्वालामुखी मुख वाला भाग है वहां पर क्या होगा, ऊपर से वर्षा होगी, वर्षा होने के बाद में एक झील बन जाएगी, उस झील को बोलेंगे ज्वालामुखी क्रेटर। और क्रेटर का विस्तार लगातार होता जाएगा तो उसका बड़ा रूप हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, कोल्डेरा। बाद में होगा ज्वालामुखी शंकु, यानी पर्वत के सदृश संरचना बन जाएगी, उसको बोलेंगे ज्वालामुखी शंकु। और ज्वालामुखी शंकु का लगातार विस्तार होगा तो उससे निर्मित जो संरचना होती उसको बोलेंगे ज्वालामुखी पर्वत। तो ये इस प्रकार की 5-6 शब्दावलियां हैं, इन 6 शब्दावलियों को एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं।
ये है, किसको बोलेंगे, धरातल का आंतरिक भाग। धरातल का आंतरिक भाग जिसको हम क्या बोल सकते हैं, दुर्बलता मंडल। कौन सा मंडल, दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल, या फिर एस्थेनोस्फीयर जिसको बोल सकते हैं, ज्वालामुखी का उद्गार केंद्र हो सकता है, या जिसको बोल सकते हैं मैग्मा का चेंबर या लावा का चेंबर हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे, दुर्बलता मंडल। अब दुर्बलता मंडल वाला भाग है, और ये भाग अपना कौन सा हो गया, ये भाग हो गया धरातलीय। ये जो मैंने लाइन खींची, इस लाइन के ऊपर वाला भाग धरातलीय भाग है, और नीचे वाला भाग है ये धरातलीय भाग नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये धरातलीय भाग क्रस्ट का भाग आ रहा है, और इसके नीचे वाला भाग ये किसका भाग आ रहा है, मेंटल का भाग आ रहा है। तो ये बीच वाला भाग है, इसको बोलेंगे ज्वालामुखी पाइप। इसको क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी पाइप। तो ये ज्वालामुखी क्या होगी, पाइप, ज्वालामुखी पाइप या नली, ज्वालामुखी पाइप या नली हो गई। इसका संबंध क्या है कि धरातल के आंतरिक भाग यानी दुर्बलता मंडल से लेकर धरातल के बाहरी भाग पर किसका, मैग्मा या लावा का लगातार धरातल के बाहरी भाग पर आएगा, और आने के बाद में क्या करेगा, एक शंकु का निर्माण कर देगा, शंकु का निर्माण कर देगा। तो इसके जिससे ये ज्वालामुखी मैग्मा या लावा आता है उसको बोलेंगे ज्वालामुखी पाइप या ज्वालामुखी नली। तो ये क्या है, ज्वालामुखी पाइप या ज्वालामुखी नली है। उसके बाद में ये ऊपर वाला भाग है, इसको बोलेंगे ज्वालामुखी मुख। क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी मुख। ज्वालामुखी मुख, ज्वालामुखी मुख। 2 नंबर आ गया, ज्वालामुखी पाइप या नली होगी, दूसरा ज्वालामुखी मुख। यानी जिस भाग से, अब ये ज्वालामुखी मुख की मैंने यहां पर बात क्यों की, क्योंकि ज्वालामुखी का मुख सबसे पहले यहां पर था, लेकिन वहां पर क्या है, लगातार मैग्मा इस प्रकार परत दर परत जमता गया, तो जमने के कारण ये ज्वालामुखी मुख है ना, ये लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। ये यहाँ पर आ गया, उसके बाद में लावा का उद्गार होगा, तो इस प्रकार जम जाएगा, तो जमने के बाद में इसकी आकृति और ऊपर हो जाएगी। तो ये ज्वालामुखी मुख हो गया। 3 नंबर पे ज्वालामुखी क्रेटर। अब देखो, ज्वालामुखी क्रेटर वाला भाग है, ये ज्वालामुखी मुख वाला भाग है ना, इस ज्वालामुखी मुख वाले भाग पर ही लगातार लावा आता रहेगा, तो इसको ज्वालामुखी मुख बोलेंगे। लेकिन जब लावा का उद्गार बंद हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, एक पानी अस्थायी झील बन जाएगी इस भाग में, इस प्रकार एक झील बन जाएगी इस भाग में, और उस झील के अंतर्गत क्या हो जाएगा, पानी आ जाएगा। झील में क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे, यहां पर इस प्रकार पानी आ गया इसमें, तो इसको बोलेंगे ज्वालामुखी क्रेटर, ज्वालामुखी क्रेटर, क्रेटर। और जब ज्वालामुखी क्रेटर का, ये ज्वालामुखी क्रेटर वाला भाग है, इसका लगातार विस्तार होता जाएगा, यानी ज्वालामुखी क्रेटर वाला भाग इस प्रकार बन जाएगा, इस प्रकार। तो ये एक बड़ा व विस्तृत रूप धारण कर लेगा, इसको बोलेंगे ज्वालामुखी कोल्डेरा, इसको बोलेंगे ज्वालामुखी कोल्डेरा, ज्वालामुखी कोल्डेरा, ज्वालामुखी कोल्डेरा। यानी ज्वालामुखी क्रेटर वाला भाग है, उस ज्वालामुखी क्रेटर वाले भाग का लगातार क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा, इस प्रकार बन जाएगा ये लगातार, इसका आकार विस्तृत, ये आकार छोटा है और ये आकार क्या हो गया, विस्तृत आकार हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे ज्वालामुखी कोल्डेरा। फिर अगली चीज है कि ज्वालामुखी शंकु। ये क्या है, इस प्रकार एक पर्वत सदृश से हमारे को संरचना दिख रही है, इसको बोलेंगे ज्वालामुखी शंकु। तो ये क्या हो गया, ज्वालामुखी शंकु। ये क्या है, ज्वालामुखी शंकु। और ज्वालामुखी शंकु का लगातार विस्तार होता जाएगा, तो ज्वालामुखी शंकु से ही ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो जाएगा, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत देखो, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, ज्वालामुखी पाइप या नली क्या होती है। तो ये ज्वालामुखी पाइप या ज्वालामुखी नली है, जिसका संबंध किससे होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग या जिसको बोल सकते हैं मैग्मा चेंबर से लेकर धरातलीय भाग तक जिसका संबंध होता है, जिसके माध्यम से ज्वालामुखी क्रिया होगी, उसको बोलेंगे ज्वालामुखी पाइप। ज्वालामुखी पाइप का एकदम ऊपरी भाग जिसके द्वारा धरातल के ऊपरी भाग पर मैग्मा आता है, उसको बोलेंगे ज्वालामुखी मुख। अगला है ज्वालामुखी क्रेटर। क्या होती है, ज्वालामुखी उद्गार बंद हो जाने के बाद में ज्वालामुखी मुख वाले भाग पर अस्थायी पानी की झील बन जाती है, उसको बोलेंगे क्रेटर झील। जब क्रेटर झील में लगातार धसाव होगा
या फिर ज्वालामुखी का वापस उद्गार होगा तो उसके द्वारा जो निर्मित झील है यानी क्रेटर का विस्तृत रूप है उसको बोलेंगे कोल्डेरा। अगला है ज्वालामुखी शंकु, ये पर्वत सदृश संरचना बन जाएगी, इसको ज्वालामुखी शंकु बोलेंगे। और ज्वालामुखी शंकु का आकार लगातार बढ़ता जाएगा तो उसको वो क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी पर्वत। तो ये 5-6 शब्दावली हैं, इसको मैंने एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको मैं लिखा देता हूं। तो एक नंबर है उसको बोलेंगे ज्वालामुखी पाइप, एक नंबर है उसको बोलेंगे ज्वालामुखी पाइप। ज्वालामुखी पाइप या इसका दूसरा नाम क्या है, ज्वालामुखी नली। इसका संबंध ज्वालामुखी मुख व ज्वालामुखी व पृथ्वी के, ज्वालामुखी मुख व पृथ्वी के भूगर्भ यानी मैग्मा चेंबर, मैग्मा चेंबर से होता है इसमें मैग्मा का भूगर्भ से पृथ्वी के धरातल पर उद्गरित होने में सहायक है, तो इसका संबंध एक तो क्या है, ज्वालामुखी मुख व दूसरा क्या है, ज्वालामुखी मुख व पृथ्वी के भूगर्भ। यानी एक नीचे वाला भाग है उसको बोलेंगे पृथ्वी का भूगर्भ या उसको बोलेंगे मैग्मा चेंबर या उसको बोलेंगे दुर्बलता मंडल से दूसरा क्या है, ज्वालामुखी मुख। ज्वालामुखी मुख कहां पर होगा, धरातल के बाहरी भाग पर होगा, जबकि ज्वालामुखी मैग्मा चेंबर धरातल के आंतरिक भाग। तो आंतरिक भाग से लेके और बाहरी भाग है वहां पर इनका कनेक्शन रहेगा। और अगला क्या है, इसमें मैग्मा का भूगर्भ से पृथ्वी के धरातल पर उद्गरित होना, यानी धरातल के आंतरिक भाग का मैग्मा है वो धरातल के बाहरी भाग पर किसके द्वारा आता है, ज्वालामुखी मुख या ज्वालामुखी पाइप या इसको बोल सकते हैं ज्वालामुखी नली बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आंतरिक भाग का मैग्मा धरातलीय भाग पर आएगा तो उसके लिए जो रास्ता होता है उस रास्ते को बोल सकते हैं हम ज्वालामुखी पाइप या ज्वालामुखी नली। ऐसे नहीं कि ज्वालामुखी हर बार नई जगह से विस्फोट होता है, हर बार नई जगह से विस्फोट नहीं होता है, उसके लिए एक निश्चित रास्ता होता है, उस रास्ते से लगातार ज्वालामुखी का विस्फोट होता रहता है। तो ये भाग फिक्स होता है, उसको बोलेंगे ज्वालामुखी पाइप या ज्वालामुखी नली। उसके बाद में दूसरा है, इसका दूसरा भाग है उसको बोलेंगे ज्वालामुखी मुख, ज्वालामुखी मुख। अब ज्वालामुखी मुख का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्वालामुखी पर्वत के बीचों बीच ज्वालामुखी पर्वत के बीचों बीच से होकर
ज्वालामुखी पर्वत के बीचों बीच से होकर होकर लावा लावा आंतरिक भाग से बाहरी भाग पर आता है यानी ज्वालामुखी पर्वत के बीचों बीच। अब ज्वालामुखी का मुख कहां पर होगा? ज्वालामुखी का मुख ज्वालामुखी पर्वत के एकदम बीचों बीच होगा। बीचों बीच होगा तो लगातार क्या होगा? एक शंकु का निर्माण हो जाएगा। ऐसे नहीं कि एक साइड में है एक साइड में हुआ है, एक साइड में नहीं होगा, एकदम बीचों बीच, एकदम बीचों बीच होगा। तभी एक ज्वालामुखी शंकु यानी निश्चित आकार के ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होगा। लगातार एक ही जगह से लावा आएगा तो लावा दोनों तरफ इस प्रकार फैल जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा और एक गुंबद नुमा संरचना बन जाएगी, उसको बोलेंगे ज्वालामुखी पर्वत। तो आंतरिक भाग से बाहरी भाग पर प्रकट होता है, उसको बोलेंगे ज्वालामुखी मुख। दो चीजें हो गई। अब तीसरा है, उसको बोलेंगे ज्वालामुखी 3 नंबर है, उसको बोलेंगे ज्वालामुखी क्रेटर। ज्वालामुखी क्रेटर। जब मैग्मा का उद्गार बंद हो जाता है, मैग्मा का उद्गार बंद मैग्मा का उद्गार बंद हो जाता है या ज्वालामुखी मुख का वह भाग जहां पर ज्वालामुखी का लावा आना बंद हो जाता है तो वहां पर पानी की अस्थायी झील का निर्माण हो जाता है। पानी की अस्थायी झील का निर्माण हो जाता है जिसे क्रेटर झील कहते हैं। तो अस्थायी पानी की झील, लगातार लावा जब तक आ रहा है तब तक उसको बोलेंगे ज्वालामुखी मुख। लेकिन ज्वालामुखी मुख वाला वह भाग जहां से लगातार क्या है? लावा आना बंद हो जाएगा। तो बंद होने के बाद में नीचे लावा का प्रेशर लगातार रहेगा और लावा का उद्गार नहीं आ रहा है, तो इस ज्वालामुखी पाइप वाला भाग है, इस ज्वालामुखी पाइप वाले भाग या ज्वालामुखी मुख वाला भाग है, वहां पे नीचे से लावा रहेगा और ऊपर से वर्षा होगी। तो वर्षा होने के बाद में वहां पे अस्थायी पानी की झील बन जाएगी, तो उस झील को हम बोलेंगे ज्वालामुखी क्रेटर। 4 नंबर शब्दावली उसको बोलेंगे ज्वालामुखी कोल्डेरा। 4 नंबर है, उसको बोलेंगे ज्वालामुखी कोल्डेरा। कोल्डेरा। ज्वालामुखी क्रेटर वाले भाग में लगातार दसाव हुए
नवीन लावा के उद्गार से क्रेटर का आकार लगातार बढ़ता जाता है। क्रेटर का आकार लगातार बढ़ता जाता है, उसे ज्वालामुखी कोल्डेरा कहते हैं। देखो इस प्रकार है, जिस प्रकार ये अपना क्या है, ज्वालामुखी पाइप हो गया, ये ज्वालामुखी अपना पाइप हो गया, और ज्वालामुखी पाइप वाला भाग है, इस भाग में नीचे से लगातार लावा आ रहा है, तब वह यहाँ पर क्या शंकु का निर्माण हो रहा है। लेकिन लगातार लावा, यहाँ पे लावा का आना क्या हो गया, बंद हो गया। तो बंद हो जाने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो इस भाग में यहाँ पे इस प्रकार छोटी सी झील बन जाएगी इस प्रकार, क्योंकि नीचे लावा का प्रेशर रहेगा तो यहाँ पर एक झील बन जाएगी, और झील के ऊपरी भाग में क्या होगा, वर्षा का पानी इसमें क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा, इस प्रकार कलेक्ट हो जाएगा। तो ये एक अस्थायी झील बन जाएगी। बाद में क्या है, ज्वालामुखी, ये तो हो गया क्रेटर। और ज्वालामुखी क्रेटर में क्या होता है, लगातार दसाव की क्रिया हो सकती है। दसाव का मतलब क्या है, ये भाग लगातार टूट सकता है, ये भाग लगातार टूट सकता है, पास वाला भाग टूट सकता है, या फिर एक बार ज्वालामुखी उद्गार हो गया उसके बाद में ज्वालामुखी वापस उद्गार होगा, तो हो सकता है इस ज्वालामुखी उद्गार वापस यहाँ से नहीं हो, और ज्वालामुखी उद्गार कहाँ से हो, इसके एकदम पार्श्विक भाग से हो, यहाँ इस प्रकार यहाँ से उद्गार हो, ज्वालामुखी वापस उद्गार होगा। तो उद्गार होने के बाद में ये आकृति है ना, इसकी ज्वालामुखी क्रेटर वाली आकृति, ये क्रेटर वाली आकृति में लगातार क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा इस प्रकार। एक बार लावा यहाँ से उद्गृत हो गया, दूसरी बार यहाँ से उद्गृत हो गया, तो इस प्रकार ये क्रेटर वाला भाग है, क्रेटर वाला भाग लगातार क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर जो अस्थायी पानी की झील बन जाएगी, उस झील को हम क्या बोलेंगे, कोल्डेरा। तो यहाँ पे देखो ये बड़ी झील हो गई, क्रेटर वाली झील कौन सी थी, छोटी थी। तो ज्वालामुखी क्रेटर एक की छोटी झील है, जबकि ज्वालामुखी कोल्डेरा क्या है, एक ज्वालामुखी क्रेटर का विस्तृत रूप, इसको हम बोल सकते हैं। तो ये ज्वालामुखी क्रेटर और इसका बड़ा भाग हो गया, उसको बोलेंगे ज्वालामुखी कोल्डेरा। इस प्रकार है। फिर 5 नंबर शब्दावली लेते हैं। उसका नाम है ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी शंकु। तो ज्वालामुखी शंकु का अर्थ क्या होता है कि जब ज्वालामुखी लावा का जमाव, ज्वालामुखी लावा का जमाव ज्वालामुखी शंकु के चारों ओर हो जाता है, तो उससे क्या बोल सकते हैं, ज्वालामुखी शंकु। जब ज्वालामुखी लावा का जमाव ज्वालामुखी शंकु के चारों ओर, जैसे यहाँ ये ज्वालामुखी पाइप है, तो यहाँ पे इस प्रकार हो जाएगा, चारों ओर क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी का जमाव चारों ओर हो जाता है। या ज्वालामुखी शंकु किसको बोल सकते हैं, यानी ज्वालामुखी पाइप है, उस ज्वालामुखी पाइप के चारों ओर क्या हो जाएगा, लावा का जमाव हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे ज्वालामुखी शंकु। लास्ट शब्दावली इसकी, उसको बोलेंगे ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी पर्वत है, इस ज्वालामुखी पर्वत के दौरान क्या होता है कि जब ज्वालामुखी शंकु का ज्वालामुखी शंकु का विस्तार बहुत अधिक हो जाता है, बहुत अधिक
हो जाता है या बोल सकते हैं ज्वालामुखी शंकु का विस्तारित रूप ही ज्वालामुखी पर्वत कहलाता है। ज्वालामुखी पर्वत कहलाता है। यानी जब ज्वालामुखी शंकु है उसका लगातार क्या होगा, विस्तार होता रहेगा। तो ज्वालामुखी शंकु एक छोटी आकृति होगी उसको शंकु बोलेंगे, और बड़ी आकृति होगी उसको बोलेंगे ज्वालामुखी पर्वत। जिस प्रकार हमें क्रेटर व कोल्डेरा, क्रेटर क्या है, एक छोटी झील है, जबकि कोल्डेरा क्या है, एक उसका विस्तृत रूप है। उसी प्रकार ज्वालामुखी शंकु एक छोटा पर्वत है, जबकि ज्वालामुखी पर्वत क्या होगा, उसका बड़ा रूप हो जाएगा या विस्तृत रूप हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी पर्वत। तो इस प्रकार ये आज अपन ने पढ़ने की कोशिश की। इनको एक बार इनको वापस रिवाइज कर लेते हैं। आज की क्लास को मैंने शुरू किया था ज्वालामुखी के अंग या संरचना से। ज्वालामुखी के अंग या संरचना के अंतर्गत हमको हमारे जो अध्ययन के बिंदु है उन बिंदुओं के अंतर्गत हमारे को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले ज्वालामुखी पाइप या ज्वालामुखी नली क्या होती है। तो ज्वालामुखी पाइप व नली क्या होती है, ज्वालामुखी उद्गार के लिए जो रास्ता होता है उस रास्ते को बोलेंगे ज्वालामुखी पाइप या ज्वालामुखी नली। जिस प्रकार यातायात के साधन चलते हैं तो उनके लिए एक फिक्स रास्ता होता है, उसी प्रकार ज्वालामुखी के लिए एक फिक्स रास्ता होगा, उस रास्ते को हम क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी पाइप या ज्वालामुखी नली। अगला होता है ज्वालामुखी मुख। तो ज्वालामुखी पाइप या ज्वालामुखी नली का ऐसा भाग, जो पहली चीज क्या है, उसकी पहले कंडीशन क्या है, जो धरातलीय भाग के संपर्क में आ गया हो और जिससे क्या होता है, लगातार लावा का उद्गार धरातलीय भाग पर होता हो, उसको बोलेंगे ज्वालामुखी मुख, ज्वालामुखी मुख। और अगली चीज है कि ये जो ज्वालामुखी शंकु बनेगा तो इस शंकु के एकदम बीचों बीच ये मुख होगा। अगली चीज है ज्वालामुखी क्रेटर। क्रेटर क्या होगा, पानी से बनी अस्थायी झील। लगातार क्या है, ज्वालामुखी पाइप या ज्वालामुखी मुख वाला भाग है, वहां से लावा का उद्गार होगा तो वहां पर पानी नहीं भरेगा, लेकिन जैसे ही उद्गार समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद में उसके ऊपर वाले भाग में क्या होगा, एक पानी की अस्थायी झील बन जाएगी, उसको बोलेंगे क्रेटर। और क्रेटर वाले भाग में लगातार क्या होगा, दसाव क्रिया होगी या फिर वापस ज्वालामुखी का उद्गार होगा, तो क्रेटर वाला भाग विस्तृत हो जाएगा, उसको बोलेंगे ज्वालामुखी कोल्डेरा। उसके बाद में ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी शंकु का मतलब क्या है कि लगातार ज्वालामुखी के उद्गार से एक पर्वत सदृश संरचना बन जाती है, उसको बोलेंगे ज्वालामुखी शंकु। और जब ज्वालामुखी शंकु का आकार या आकृति बहुत ही बड़ा रूप ले लेती है, उसको बोलेंगे ज्वालामुखी पर्वत। तो इस एक डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि दुर्बलता मंडल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में है, इसको बोलेंगे एस्थेनोस्फीयर या मेंटल का ऊपरी भाग, जो अर्धतरल अवस्था में है। यहां से लगातार क्या होता है, मैग्मा का उद्गार होता है, और ये मैग्मा का उद्गार जिस माध्यम से होता है उसको बोलेंगे ज्वालामुखी पाइप या नली। ज्वालामुखी उद्गार धरातल के जिस भाग पर होता है उसको बोलेंगे ज्वालामुखी मुख। और ज्वालामुखी मुख वाला भाग है, यहाँ पर एक पानी की झील बन जाएगी, उसको बोलेंगे ज्वालामुखी क्रेटर। और क्रेटर का विस्तृत रूप है, उसको क्या बोलेंगे, कोल्डेरा। अगला होगा ज्वालामुखी इस प्रकार पर्वत सदृश संरचना बन जाएगी, इसको शंकु। इसका आकार छोटा है तो शंकु, और आकार बड़ा हो गया तो उसको बोलेंगे ज्वालामुखी पर्वत। अगला है ज्वालामुखी पाइप या नली। इसका संबंध ज्वालामुखी मुख व पृथ्वी के भूगर्भ। ज्वालामुखी एक तो मुख हो गया, दूसरा क्या हो गया, पृथ्वी का भूगर्भ। दोनों से इसका संबंध होता है। एक तो ज्वालामुखी का क्या हो गया, ज्वालामुखी का मुख हो गया, और दूसरा क्या होगा, पृथ्वी के भूगर्भ से। यानी ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो भी मैग्मा धरातल के आंतरिक भाग से बाहरी भाग पर जिस रास्ते से आएगा उसको बोलेंगे ज्वालामुखी पाइप या ज्वालामुखी नली। अगला है ज्वालामुखी मुख। ज्वालामुखी मुख का मतलब क्या होता है, ज्वालामुखी पर्वत के बीचों बीच, ज्वालामुखी पर्वत के क्या बीचों बीच से होकर लावा आंतरिक भाग से बाहरी भाग पर प्रकट होगा, उस भाग को बोलेंगे ज्वालामुखी मुख। अगली चीज है ज्वालामुखी क्रेटर। ज्वालामुखी क्रेटर का मतलब क्या होता है, ये एक अस्थायी झील बन जाती है। ज्वालामुखी मुख वाला भाग है, उस ज्वालामुखी मुख वाले भाग से लावा का लगातार उद्गार रहेगा, तब तक वहां पर झील नहीं बनेगी। लेकिन जब लावा का उद्गार बंद हो जाएगा या लावा उद्गित होना बंद हो जाएगा तो उस भाग में ऊपरी भाग से क्या होगी, वर्षा होगी, और वर्षा होने से वहां पे पानी की अस्थायी झील बन जाएगी, उसको बोलेंगे ज्वालामुखी क्रेटर। अगला है ज्वालामुखी कोल्डेरा। तो ज्वालामुखी क्रेटर वाला भाग, कौन सा भाग, ज्वालामुखी क्रेटर का विस्तृत रूप है, उसको कोल्डेरा बोलते हैं।
अब कोल्डेरा के अंतर्गत क्या होता है, ज्वालामुखी क्रेटर में क्या हो सकता है, या तो धसाव हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, वापस ज्वालामुखी का उद्गार हो सकता है। तो ज्वालामुखी क्रेटर वाले भाग में धसाव हो सकता है या फिर नवीन ज्वालामुखी का क्या हो सकता है, उद्गार हो सकता है। तो ज्वालामुखी क्रेटर के पार्श्विक भाग लगातार बढ़ते रहेंगे और बढ़ने से ज्वालामुखी क्रेटर का विस्तृत रूप बन जाएगा, उसको बोलेंगे ज्वालामुखी कोल्डेरा। इसमें एक बात और बोलते हैं, इसकी आकृति घोंसले नुमा होती है, पक्षी का घोंसला होता है ना, उस प्रकार की इस सदृश इसकी संरचना होती है। तो घोंसले नुमा संरचना होती है, उसको कोल्डेरा बोलते हैं। अगला होता है ज्वालामुखी शंकु। तो ज्वालामुखी शंकु क्या होता है, आंतरिक भाग से मैग्मा लगातार धरातलीय इस भाग पर आएगा और आने पर एक पर्वत सदृश संरचना बन जाएगी, यानी ज्वालामुखी मुख के चारों ओर लावा इस समान रूप से जाएगा और जाने से एक पर्वत सदृश संरचना बन जाएगी, यानी छोटा रूप होगा, उसको बोलेंगे ज्वालामुखी शंकु। और ज्वालामुखी शंकु का विस्तार लगातार होता रहेगा या लगातार बढ़ता रहेगा, तो एक विस्तृत रूप ले लेगा, उसको बोलेंगे ज्वालामुखी पर्वत। तो आज की क्लास में मैंने ज्वालामुखी का अंग व ज्वालामुखी को संरचना को आपको समझाने की कोशिश की। आज की क्लास को मैं ही समाप्त करता हूं। थैंक्स।